नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चले दोस्तों आज की कहानी के सफर पर। दोस्तों आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ना, वो कहानी है योगेश की। योगेश छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। आइए जो इनके साथ में ये घटना बनी थी, साल था 2003 की, जब योगेश का उम्र लगभग 25-26 साल का रहा होगा। तो आइए योगेश की कहानी को विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं, योगेश की ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों मेरा नाम योगेश है। मैं पेशे से अब ड्राइवर था, कार चलाने का काम करता था। मेरे जो पिता हैं वो माली का काम करते हैं शहर में एक कोठी में। और ये जो साल था ना मेरा, बहुत ही मनहूस गुजरा था। इस साल में जैसी मेरी बहन की शादी हुई और 3 महीने के बाद मेरी माँ की अकाल मौत हो गई। उनको हॉस्पिटल ले जाने तक का मौका नहीं मिला। उस घटना से हम लोग उबर भी नहीं पाए थे। और तब बरसात का मौसम था। शुक्र था कि हमारे उस घर में कोई नहीं था। पिता अपने काम पर थे शहर में कोठी में, जो माली का काम करते थे, और मैं ड्राइवरी का काम करता था। अचानक हमारा जो घर था, 3 कमरों वाला घर, अब वो बारिश को झेल नहीं पाया, भरभरा करके गिर गया। अब तो हमारा हालत बहुत बेकार हो चुका था। जब हमें पता लगा, जब हम गांव लौटे, तो पिता तो आए हुए थे, फूट फूट के रो रहे थे, कह रहे थे योगेश अब क्या करेंगे हम लोग। मैं भी अब क्या बोल सकता था, मेरी आंखों में आंसू था। ये घर मेरा जो था ना, बहुत ही पुराना था, कई पुश्तों से बना हुआ था और झेल नहीं पाया बारिश को। आखिरकार हम लोग करते क्या करते, अब हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। दूसरों के घर में हमें शरण लेनी पड़ी और आखिरकार हम पिता पुत्र अब अपना काम छोड़ करके अब अपना घर का अब एक तरह से अब देखभाल में लग चुके थे। जो भी अब सामान दबा हुआ था उसको निकालने में। अब वैसे हमारे घर में ज़्यादा बहुमूल चीज़ तो कोई था ही नहीं, बस हमारे पुराने कपड़े लत्ते, बर्तन भांडा, और कोई ऐसी चीज़ खास नहीं थी। जैसे तैसे हम ईंट पत्थर को अलग करते रहे और इस काम में बहुत समय लग चुका था। अब कहूँ ना कि अपने घर को अब एक कमरा ऐसा झोपड़ी वाला बना लिया था, जिसमें हम लोग बाप बेटे गुजर बसर कर रहे थे। अब जब मैं काम पर लौटा तो मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। जो मेरे मालिक थे अब कहने लगे, योगेश हमने दूसरा ड्राइवर रख दिया है, जब अब खाली होगा तो हम तुम्हें बुला लेंगे, अभी हमें हमें फिलहाल अब कोई ड्राइवर की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा झटका लगा। मैं तो उम्मीद लगा रखा था कि मैं इनके पास करीब 4 साल से काम कर रहा हूँ, ये हमारी मदद करेंगे। मैं तो कुछ पैसे की अब एक तरह से डिमांड करने वाला था कि साहब कुछ 50-60 हज़ार रुपये हमें अब एडवांस के तौर में दे दीजिए, ताकि अब हम अपने घर को मरम्मत करा सकें। लेकिन झटका पर झटका लग रहा था। तब मैं सोचा कि ये साल बहुत ही मनहूस है। अब इकलौता कमाने वाले मेरे पिताजी, और उनको भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। अब जो भी था उसी में हम लोग गुजर बसर कर रहे थे, अपने किस्मत को रो रहे थे। लेकिन पिता मुझे समझाया करते थे कि बेटा निराश मत हो, तेरा भी एक दिन लौटेगा, सब्र रख, सब्र का फल मीठा होता है। मैं अपने काम की कोशिश में जुटा हुआ था। मैं हर जगह पता करने की कोशिश करता था कि कोई ड्राइवरी की जगह खाली है। मैं उन दिनों कार चलाया करता था। अब एक्सपीरियंस हमारा कार का ही था, और भी कई काम मिल रहे थे, लेकिन वो मुझे करना ही नहीं था। अब जिस काम में मन अब एक तरह से भाता है, रुचि है जिस काम में, वही इंसान करने की कोशिश करता है। कोई लेबरगिरी का काम करे तो हो नहीं पाता है। आखिरकार जैसे तैसे हमारा अब घर चल रहा था। पिता का कमाई के ऊपर में 2 जून का रोटी हमें मिल जाती थी, और मैं तो अपना भागदौड़ जारी रखा था कि कोई ना कोई काम तो ज़रूर मिलेगा। मैं अपने दोस्तों से, मित्रों से, और उन दिनों मैं चाय की दुकान पर जा कर के रोड पर बैठता था सुबह में, ताकि अखबार में विज्ञापन देख सकूं कि कोई ड्राइवर की जॉब खाली है। आखिरकार एक अखबार में मुझे एक विज्ञापन मिला, ड्राइवर की ज़रूरत है, यंग और स्मार्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस 2 साल कम से कम होना चाहिए। तब मुझे लगा कि ये काम मेरे लिए है। लेकिन हमारे गांव से वो जो शहर था दूर था। लेकिन जब मैं पिता को बताया
तो कहने लगे एक बार जाकर देख ले योगेश, ट्राई कर ले, अगर काम तुम्हें सही लगता है तो कर लो, दूर है तो क्या हुआ, अब वहाँ जो भी होगा तुम्हें रहने वहने का तो जगह देगा ही। और खासकर ड्राइवरों के साथ में ऐसा होता है, जिस कोठी में काम करते हैं अब वो लोग रहने वहने का व्यवस्था जरूर कर देते हैं। आखिरकार मैं उस पता पर पहुंचा। वो एक पुरानी सी कोठी थी, बाहर से देखने में अब थोड़ा पुरानी जरूर लग रही थी। अब मैं हिचक रहा था। मैं जब वहां पर घंटी बजाया ना, तो कुछ देर के बाद में दरवाजा खुला। मैं देखा ये करीब 30-32 साल की एक महिला। अब मैं क्या बताऊं, देखने में बड़ा स्मार्ट, सुंदर, चंचल उसकी आंखें, और मुस्कुरा करके अब जैसे वो भाप गई थी कि मैं इंटरव्यू के लिए आया। देखते ही मुझे कहने लगे इंटरव्यू के लिए आए हो? मैंने बोला जी इंटरव्यू के लिए आया हूँ, ड्राइवर के लिए। चलो ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लो, अब फिर मैं तुम्हें बुलाती हूँ, बाहर बैठ जाओ। अब मेरे पास में इंतजार ही था, इंतजार ही कर सकता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि जिस अब वो एक तरह से औरत मुझे देखी है, देखने का नज़रिया थोड़ा अलग सा लगा था। ये स्मार्ट लग रही थी, चेहरे पर मुस्कान था, और उसकी नज़रें मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो मुझे नीचे से लेकर ऊपर तक जैसे एक्सरे कर रही थी, और मैं थोड़ा सा मन बेचैन हो गया था। मुझे लगा कि इस जगह पर मुझे काम करना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास में मजबूरी नहीं होती ना घर की, तो मैं उस जगह पर रुकता तक नहीं। लेकिन पेट की मजबूरी और ऊपर से मेरी घर की मजबूरी, अब दोनों ने मेरे पाँव के बेड़ियां जैसे डाल दिया था। मुझे इंतजार करना पड़ा। आखिरकार आधे घंटे के बाद वही औरत लौटी और मुस्कुरा के कहने लगी कि आपने नाम नहीं बताया। मैंने बोला कि मेरा नाम योगेश है। पूछने लगी उम्र क्या होगी आपकी? मैंने बताया 25 साल है, 25-26 साल। अब वो आगे आगे चल रही थी। अब फिर हम ड्राइंग रूम में पहुंच गए थे। वही लेडीज मेरा इंटरव्यू ले रही थी। कहने लगी बैठो योगेश बैठो, कहाँ कहाँ काम की है। अब वो मेरे बारे में सब कुछ जानकारी ले रही थी, परिवार में कौन कौन है, और मैं सब कुछ सच बताता चला गया। अब मैं ये भी बताया कि मेरी जो पिछली नौकरी है अब इस कारण से छुट्टी है। मेरा जो घर था बरसात के टाइम, अब बरसात को झेल नहीं पाया, और घर भर भरा के अब टूट चुका था, गिर चुका था। हाँ, मैं तो चाहता था कि मैं अपने मालिक से कुछ पैसा एडवांस ले करके घर बनवा दूँ, लेकिन मालिक ने तो 2 टूक में कह दिया कि योगेश हमने ड्राइवर रख दिया है, कब तक तुम्हारा इंतज़ार करते, जब जॉब खाली होगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। अब मेरी ये बात बोल करके मेरी आंखों से अब आंसू छलक आए थे। ऐसा ही था मेरे साथ में, मन भावुक सा हो गया था। औरत देखने में बड़ा अब सही लग रही थी और सेंसिटिव लग रही थी। वो कहने लगी पानी पियो योगेश, घबराओ मत, तुम सही जगह पहुंच गए, हम करेंगे ना तुम्हारी मदद, तुम चिंता मत करो। कौन कौन सी गाड़ी चलाते हो? मैं बोला जो मैं मिल जाए मैं गाड़ी को चला लेता हूँ, एक्सपीरियंस तो हमारे पास में है ही है। और तब वो कहने लगी कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी जहाँ तक हो सकता है मदद करेंगे। अब इसके बाद अब एक तरह से जो पेपर वर्क था अब सब कुछ वो कराने लगी थी। अब मैं अब उसको देख रहा था कि चलो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ अब हो ही गया। ऊपर वाला अब किसी को भूखा नहीं रखता, मुझे भी नहीं रखेगा, ना मेरे पिता को रखेगा। कुछ ना कुछ अब ये उपाय पक्का हो गया है, अब तो मेरी जॉब लग चुकी है। आखिरकार वो चाबी मेरे को पकड़ाई और कहने लगी चलो पार्किंग में, मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहती हूँ। आखिरकार मैं टेस्ट दिया, टेस्ट मेरा सफल रहा। और तब कहने लगी कि तुम तो गांव के रहने वाले हो ना, अब रोज तो तुम आ नहीं जा पाओगे, तो कैसे चलेगा। फिर वो सोचने कहने लगी योगेश यहाँ से करीब 600-700 मीटर पर मेरा एक और घर है, अब तुम उसी घर में रह जाओ, इतना दूर तो तुम गांव से आ नहीं पाओगे वक्त पर, तो तुम्हारे लिए तो बड़ा मुसीबत होगा, हमारे लिए भी मुसीबत होगा। अब तक उस घर में कौन कौन था, उस मैडम का अब जो इतिहास था मैं पूरा तरह से जान नहीं पाया था।
कि उसके घर में कौन कौन परिवार में है, मैडम का कारोबार क्या है। ये अब मैडम अब कुछ भी नहीं बताई थी। अब मुझे पूछना भी नहीं था, मुझे तो अपने काम से मतलब था। औरों के फटी में टांग अड़ाना मैं कभी आज तक सीखा ही नहीं था। आखिरकार वो कहने लगी, चलो योगेश, मैं तुम्हें रहने का व्यवस्था कर दूं। अब मुझे क्या चाहिए? घर चाहिए, दो रोटी चाहिए, यही तो हम सोच के आए थे, और वक्त पर सैलरी चाहिए। अब हम उस घर में आए। वो छोटा सा घर था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसका जो आंगन था ना, घर से थोड़ा सा बड़ा था, खुला एरिया था। दो साइड में रोड था, एक साइड में थोड़ा पतला था और दूसरी साइड में थोड़ा चौड़ा रोड था। अब वो शरीफों का बस्ती थी, अब धनी लोग वहाँ पर रहते थे। अब सब अपने अपने घर में, किसी से क्या मतलब है। जब हम वहाँ पहुँचे, अब मैं ही ड्राइव करके ले जा रहा था, और तब उसने ताला खोली, गेट बंद था। कहने लगे, आओ योगेश, घबराओ मत, ये भी अपना ही घर है। मैं किस लिए घबराने वाला। जब मैं गया ना, तो वहाँ पर अब वो घर को खोल करके मुझे 3 कमरा दिखाई। एक कमरे में ताला बंद था और 2 कमरा खुला हुआ था। एक में स्टोर जैसा सामान रखा हुआ था और एक कमरा खाली था। खाली कहाँ बोल सकते, उसमें फर्नीचर था, पुराने सोफा रखे हुए थे और फिर एक पलंग भी था, बिस्तर, सब कुछ लगा था, जैसे कभी कभी उसमें कोई रहता हो। तब वो औरत कहने लगी कि योगेश, ये जो कमरा है ना, इसमें तुम रह जाओ, ये तुम्हारे लिए ठीक है। हाँ देखो, बगल वाले कमरे में एक मेरी किराएदार रहती है। अब वो दूर की रिश्तेदार है, अच्छा भी उसके पास में रहती है। वो वर्किंग है, दूर कहीं काम करने जाती है और फिर रात को लौटती है। सुबह जल्दी निकल जाती है और रात को फिर लौटती है। उसको तुम यहाँ रहोगे ना, तो कभी डिस्टर्ब मत करना। मैं भला किसी को डिस्टर्ब करने क्यों जाऊँगा, मेरी औकात क्या है। मैं तो खुद अब एक तरह से, मैं कहा ना कि मैं गरीबी में जी रहा था, मुझे अपने अब रोजी रोटी का सवाल था। ऐसे में किसी से पंगा लेना मैंने तो आज तक किसी से कभी सीखा ही नहीं था। ऐसा ही था मेरा जीवन। मैं सब कुछ समझ गया था। तब कहने लगी कि ठीक है योगेश, अब तुम एक काम करो, खाने पीने का व्यवस्था मैं तुम्हें करा देती हूँ। देखो, यहाँ से थोड़ी दूर पर जाओगे ना, तो होटल मिल जाएगा और वहाँ पर तुम खाना खा लेना और पैसे मैं दे देती हूँ। और तब उसी पलंग पर बैठ गई और कहने लगी कि योगेश, जो तुमने कहानी बताया ना, मुझे बड़ा दर्द हुआ, बड़ा अफसोस है तुम्हारी माँ के लिए। माँ तुम्हारी चल बसी, और उसके बाद बड़ा अफसोस है उस घर के लिए जो तुम्हारा खानदानी था और तुम्हारे पुरखों ने बनाया था। बहुत अफसोस है, लेकिन मैं अब कर क्या सकती हूँ। मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ रुपए दे सकती हूँ उधार, लोन की तरह। लोन हम सैलरी में से काट लेंगे। और एक तरह से कहूँ ना कि मैं मन ही मन बड़ा खुश हो गया कि मैडम बहुत दयालु है और हमारी भला सोच रही है। ऐसे अब कोई मालिक मिल जाए तो कहना क्या है। मन ही मन बड़ा मैं खुश हो गया था। और तब वो कहने लगी कि देखो, फिलहाल मैं तुम्हें 1 लाख रुपया एडवांस देती हूँ। मैं जानती हूँ कि 1 लाख में तुम्हारा घर सही ढंग से बन नहीं पाएगा और पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन तुम काम तो शुरू कराओ, अब फिर देखा जाएगा। अब आगे की बात आगे ही कर लेंगे। वाकई में मैं इतना कभी खुश नहीं हुआ था। आंखों से आंसू छलक रहे थे उनका ये अपनत्व देख करके कि ऐसा कौन इंसान है जो जान ना पहचान अभी तो आए कुछ, अब एक तरह से कुछ ही घंटे हुए थे, और इसके बाद ये मेरे पर अपनापन क्यों लुटा रही थी। जरूर ये जो महिला है ना, ये मैडम है, ये बहुत ही दयालु है। मेरे मन में उस टाइम में अब उनके प्रति बड़ा ही श्रद्धा था, और सही कहूँ ना कि मुझे वो देवी की तरह दिख रही थी। मैं तो बड़ा खुश था। कुछ पैसा उन्होंने अब मुझे दिया कि कुछ पैसे अपने खर्चे के लिए रख लो, खाना पीना खाना होगा, नाश्ता करना होगा। अब देखो, मैं अपने अब तब वो अपना बारे में बताना शुरू किया कि देखो योगेश, मैं जो कोठी में रहती हूँ ना, मेरे जो पति है ना विदेश में रहते हैं और वो विदेश से पैसा भेजते हैं और तब हमारा घर चलता है। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी हैं जो किराए पर उठाए हुए हैं और उनका किराया आता है, उससे मेरा परिवार चलता है।
अब देखो, मेरे परिवार में मेरे सास ससुर को गुजरे काफ़ी वक्त हो चुका है। अब मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तो अब तुम समझ चुके होगी मेरी परिस्थिति। वो अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। अब मेरा तो ध्यान बस उसमें लगा हुआ था 1 लाख रुपए, कि 1 लाख रुपए वो कब देगी, कब मैं अपने घर अपने पिता के जाकर दूंगा, और 1 लाख रुपए में मेरा घर बन जाना चाहिए था। मैं मन ही मन सब कुछ हिसाब किताब लगा रहा था। खैर, वो कार अब लेके चल पड़ी। अब कहने लगी जाते जाते, योगेश देखना, वो मेरी दूर की रिश्तेदार एक लड़की रहती है, दूर शहर में काम करती है, और कभी कभी तो आती भी नहीं है। ऑफिस में ही उसका काम अब बढ़ा होता है, कहीं होटल में रुक जाती है कंपनी की तरफ से, और कभी कभी देर रात तक आती है, अब फिर सुबह जल्दी चल जाती है। उसके किसी काम में तुम दखल मत देना। मैं सर हिलाया कि जी, मैं ऐसा ही करूँगा। वो फिर कार लेके चली गई। कहने लगी कि तुम अब खाना पीना खाओ, आराम करो, सुबह 9 बजे के आसपास कोठी में आ जाना, हमें कल कहीं चलना है। मैं तैयार था। इसके बाद वही अब जाकर के जहाँ जिस जगह पर होटल बताई थी, अब एक चाबी मेरे पास में आ गई थी उस कोठी का। अब मैं खाना वाना खा करके मन ही मन उस देवी जैसे महिला का मैं मन ही मन गुणगान कर रहा था कि देखो, मेरा भाग्य है कि ये महिला मेरा मालिक बनी। अब मुझे 1 लाख रुपए मिलने हैं, और सैलरी भी बहुत ज़्यादा था। जहाँ मैं पहले काम करता था उससे तो डबल ही था। मैं खुशी के मारे अब एक तरह से मन ही मन उछल रहा था कि चलो, अब सब कुछ मेरा सही हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो मैं अपना घर को सही ढंग से बना करके और अपना शादी भी करूँगा, ताकि मेरी बहुरिया आ जाए और घर को संभाल ले। अब पिता भी रोटी बनाते हैं, जली पकी रोटी, और हमें खाना पड़ता है, वो भी खाते हैं। इस दुख को मैं बहुत समझता था। अब हमारी दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। रात को खाना खा करके अपने उसी कमरे में आ चुका था, आराम कर रहा था। मुझे क्या जरूरत किसी के टांग अड़ाने का। मैं पंगा किसी से लेता ही नहीं था। मुझे पता था कि वो लड़की रात में आएगी। मैं सो चुका था। अचानक दरवाजा खुलने की आवाज आई, और तब मैं जान चुका था कि शायद वो लड़की आ गई होगी। मैं दरवाजे को लॉक नहीं किया था। नींद मेरी खुल गई थी। हमें अपने बिस्तर पर जगा हुआ था और कम रोशनी का बल्ब जला दिया था। और तभी मेरा दरवाजा खुला। जैसे दरवाजा खुला तो मेरी आंखें बरबस दरवाजे पर जा टिकी, और मैं जब देखा ना, तो मैं देखता ही रह गया। कमाल की खूबसूरत लड़की थी वो। यूं कहूं ना कि जैसे मैडम थी ना, शक्ल कुछ मिलता जुलता था। आंखें वैसी थी, बड़ी बड़ी चंचल सी आंखें, और वो मुझे देख रही थी, घूर घूर के देख रही थी। और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। पीछे हटी, दरवाजा खींच के बंद कर दिया। अब मेरी तो सांस तेज तेज चलने लगी थी। उसका वो देखने का नजरिया और फिर वो मुस्कुराता हुआ चेहरा, मैं कुछ समझ नहीं पाया था। खैर, मैं कहा कि बड़े लोग की बड़ी बात, मुझे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। अब मैडम जी ने कहा था कि देखो, उस लड़की के बीच में कभी मत आना। क्या करती है, कब आती है, कब जाती है, तुम्हें उससे कोई सरकार नहीं होना चाहिए। और मैं भी यही सोच लिया कि नहीं बाबा, अब मुझे इस लड़की के बारे में जानकारी लेने की कोशिश नहीं करना है। कब आती है, कब जाती है, क्या करती है, मुझे इससे मतलब नहीं रखना चाहिए। अपने काम में अब मुझे अपना व्यस्त रहना चाहिए। मैं सो चुका था। सुबह मैं जब उठा तो मुझे लगा कि लड़की होगी, क्योंकि मैं जल्दी सुबह में उठ जाता था। 7 बजे के आसपास में जब उठा तो मैं बाथरूम के लिए निकला, बाहर में था। अब जाते जाते मैं उस दरवाजे को देखा तो उसमें ताला लगा हुआ था। मतलब लड़की रात में आई थी, रात में उस कमरे में रुकी थी, अब फिर सुबह तड़के ही निकल गई होगी। जैसा मैडम जी ने बताया था, मुझे ऐसा ही लगा। अब फिर मैं सोचा कि मुझे क्या करना है। हाँ, उसका जो छवि था ना, मेरे मन में छप चुका था। चंचल आंखें, बड़ी बड़ी, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं अब गरीबी में जीने वाला व्यक्ति और ऊंचे सपना में क्यों दिखूं। मैं मन ही मन सोच लिया कि नहीं, ये सोचना भी पाप है।
ये भला अब काम करने वाली लड़की और इंग्लिश पढ़ी हुई जब से मैडम जी बता रही हैं, अब मैं उसे कैसे अब चाह सकता हूँ? नहीं नहीं, गलत है, गलत है। अपना मन को समझा दिया और इसके बाद मैं अब ताला बंद करके मैडम जी के पास पहुंच गया। मैडम जी के साथ कभी मार्केट, कभी कोई काम से, अब रोजमर्रा का यही तो काम था, मैडम जी को लेके चलना। शाम हुई, अब फिर कार पार्किंग में, फिर अपने घर पर खाना वाना होटल में खा करके अब फिर मैं आराम से अपना घर पर आराम कर रहा था। वही हुआ, रात के जब मैं सो चुका था तब मेरी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। और सबसे बड़ी कमी ये थी कि मैं दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं करता। मेरे पास में लूटने पीटने के लिए कुछ था ही नहीं। चोर उचक्का भी आएंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, कुछ है ही नहीं। तो मैं बड़ा निश्चित रहता था। जब आवाज़ करके दरवाज़ा खुला ना, तो बरबस मेरी आँख खुल गई। मैं देखने लगा, वही लड़की सेम वेशभूषा में दरवाज़ा खोल के मुझे देख रही थी और मेरी नज़र उससे नज़र से मिल गई। अचानक मेरे बदन में सिहरन सी दौड़ गई थी। जब उसे आंखें मिली ना, तो न जाने क्या हुआ, जैसे ही नज़र मिली थी ना, मेरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई थी। ऐसा लगा कि शरीर में कम वोल्टेज का अब बिजली दौड़ रही है। अचानक वो लड़की मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे कदम अब आगे की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी सांसें तेज होने लगी। ये क्या मतलब है, ये मेरे पास क्यों आ रही है? लेकिन वो मेरे पास में नहीं आई। वो 2-4 कदम घर के अंदर में जरूर आई थी। अब फिर वो रुक गई। अब आंखें मिली हुई थी तो वो मुस्कुरा रही थी। अब फिर उसकी मीठी आवाज़ मेरे कानों में गूंजने लगी, तुम्हारा नाम योगेश है। अब मैं जो सो रहा था ना, अब रिस्पेक्ट देना ही था, क्योंकि उस मैडम का दूर की रिश्तेदार लड़की थी। इतना तो मैं अब करना जानता था। मैं झट से उठ बैठा, अब बिल्कुल सावधान के मुद्रा में खड़ा हो गया कि जी मैम, मेरा नाम योगेश है। और तब कहने लगे, ठीक कहती थी मैडम, तुम वैसे ही लग रहे हो। अब मैं उसका जो मतलब था बोलने का भाव समझ नहीं पाया था कि किस पर्पज़ से वो बोल रही थी ऐसा। और तब कहने लगे, योगेश देखो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, रात काफ़ी हो चुका है, बस थोड़ा सा काम है, क्या कर दोगे? मैं बिल्कुल सावधान के मुद्रा में था। कहने लगा कि जी मैडम, मैं कर दूंगा, बताइए कौन सा काम है? तब कहने लगे, मेरे पीछे आओ। अब मैं उसके पीछे पीछे, अब हम अपने रूम से बाहर निकल चुके थे। अब वो रूम, उसका जो ताला बंद रहता था वो खुला हुआ था और अपने कमरे में प्रवेश होने लगे। अब मुझे इशारा किया कि आ जाओ योगेश। मैं जब उसके कमरे में गया ना, एक अजीब सी खुशबू उस कमरे में फैली हुई थी। अब उस खुशबू को मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये खुशबू किस चीज़ का है। कमरे में धूप अंधेरा था और मैं आंखें गड़ाए देख रहा था हर तरफ में। और मैं जब अंदर गया ना, तो खुशबू तो अलग चीज़ थी, एक मन में बड़ा सा सरसराहट सी होने लगी थी, जैसे मेरे मन में कोई कह रहा कि योगेश, इस कमरे से बाहर निकल जाओ। अगर मेरे पास में घर में पैसे होते, मेरा परिवार अब सुखी संपन्न होता, तो मैं इस जगह पर वाकई नौकरी करने नहीं आता। जैसे उस रात में मुझे महसूस हुआ था, जैसे मेरे मन में कोई बैठा हुआ है, कह रहा है योगेश पीछे लौट जा, पीछे लौट जा। लेकिन मैं अपने दिमाग का भरम ही समझा और तब तक उसने लाइटें जला दी। अब पूरा जो कमरा था अब उजाला हो चुका था। और तब मैं देखते लगा, कमरे में पुराना पलंग जैसा पड़ा हुआ था, बिस्तर लगा हुआ था, सोफा भी लगा हुआ था, कुछ कुर्सियाँ भी रखी हुई थी। एक बड़ी सी पेंटिंग थी, वो ज़मीन पर रखी हुई थी। अब वो लड़की इशारा करने लगी, योगेश बस यही छोटा सा काम है, इस पेंटिंग को ज़रा यहाँ तुम लटका दो। यही इसीलिए मैं तुम्हें बुलाई थी। मैं कई दिन से सोच रही हूँ, लेकिन मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा था। मैं कहने लगा, ये तो छोटा सा काम है मैडम जी, मैं अभी चुटकी बजाते ही कर देता हूँ। आज जब मैं पेंटिंग को देखा ना, तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा था। इस पेंटिंग का जो अब चित्र था, बिल्कुल इस लड़की से मिलता जुलता था। पेंटिंग बनाया हुआ था,
लेकिन ये लग रहा था कि पेंटिंग बहुत ही पुराना है। ये लड़की का उम्र अब 23-24 साल से ऊपर का नहीं है। अब पेंटिंग का जो कलर था फेल्ड होने लगा था। मुझे लगा कि आजकल ये नया शौक चला है, अब पेंटिंग ऐसा ही पुराना बनाया जाता है जो देखने में बहुत पुराना लगे। इससे एक तरह से अमीरों में शान बढ़ती है। मैं ये बस यही सोचा था। पेंटिंग को उठा करके मैं टांग दिया था। तब वो कहने लगी कि ठीक है, अब आप जा सकते हो योगेश जी, अगर कोई काम होगा तो मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगी, आप जाइए, आराम कीजिए। बड़ी मीठी आवाज़ थी। मैं जब पास के दरवाजे पर निकलने लगा तभी मुझे एक बड़ा सा आईना नज़र आया, ड्रेसिंग टेबल, लेकिन वो एक तरह से कपड़ों से ढका हुआ था। हाँ, श्रृंगार के जो चीज़ थे वहाँ पर रखे हुए थे। अब जो आईना था ना, वो पूरा तरह से कवर किया हुआ था। क्या मतलब इसका? ये लड़की है, मेकअप तो ज़रूर करती होगी, लेकिन आईना ढकने का अब ज़रूरत क्या थी? मैं उस वक्त तो बिल्कुल समझ नहीं पाया था। कमरे से बाहर निकल कर के मैं अपना बिस्तर पर आ चुका था। कुछ ही देर में मैं सो चुका था। सब कुछ बिल्कुल शांत था। ऐसी कोई बात, कोई दिक्कत और कोई परेशानी उस रात तो नहीं हुई थी। अब रोज़मर्रा की तरह मैं फिर अपने ड्यूटी पर पहुंच गया था। हाँ, सुबह उठा तो दरवाज़ा बंद था। 7 बजे उठता था मैं, कभी कभी उससे पहले भी, लेकिन जब भी उठता था ना तो सुबह हो जाती थी और दरवाज़ा वो मुझे उस पर ताला झूलता हुआ नज़र आता था। मैं सोचता था कि मैडम अब कितनी मेहनती है, एक तो देर रात को आती है, अब फिर सुबह जल्दी निकल जाती है। मेरे मन में उसके लिए थोड़ा इज्जत बढ़ गया था। खैर कहूँ ना कि जब मैं कोठी पहुँचा, मैडम जी अब ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी, कुछ हिसाब किताब कर रही थी। अब फिर कहने लगी कि योगेश, मैं तुम्हें सोच रही थी कि तुम्हें पैसा दे दिया जाए और तुम अपना पिता के जाके दे आओ। आखिरकार तुम्हारा रहने वहने का अब सही से प्रबंध तो होना चाहिए ना। नौकरी तो चलती रहेगी, एक आध दिन तुम अपने गांव में बिताओ और कुछ बंदोबस्त करके और तब तुम लौट आना। और तब तक तो मेरा जीवन ऐसे चलता रहता है। सही कहूँ ना, वो देवता समान लगी थी। वो लाख रुपए मुझे एक झटके में दे दिया, ना कोई गारंटी ना वारंटी। मैं तो बड़ा खुश था। अब मैं अपने गांव लौट आया था। पिता को वो 1 लाख रुपये दिए और तब पिता की आंखों में आंसू बहने लगे। कैसे लाया, कहाँ से लाया? मैंने बताया कि एक तरह से अब ये लोन है, धीरे धीरे मेरी सैलरी में कटेगा, अब इसका आप टेंशन मत कीजिए। अब अपने घर को हम बनाने का कोशिश करते हैं, लेकिन मैं 2 दिन तक रहूँगा, 2 दिन तक मैं सब कुछ सेटल करके चला जाऊँगा। इसके बाद जिम्मेवारी आपकी है, आप जैसे करना चाहो आप करो, पैसा आपके पास में रहेगा और घर को आप नया तरह से बनाओ। 2 दिन में जो भी मुझे तैयारी करनी थी अब मैं करके अपने शहर काम पर लौट आया था। जब मैं गया था ना तो सबसे पहले कोठी गया था। कोठी गया तो वहाँ ताला बंद था। अब एक चाबी मेरे दूसरे रूम का था जहाँ मैं रहा करता था। मैं सोचा कि हाँ, वो कार भी नहीं थी, कार भी अब वो शायद मैडम लेके कहीं गई हुई थी। तब मैं अपना कोठी लौटा, ताला खोला और अपने कमरे में आ चुका था। मेरे कमरे के अंदर भी वो रात को जो खुशबू महसूस किया था ना, वो खुशबू मेरे कमरे के अंदर भी अब महक रही थी। मैं उस खुशबू को पहचान नहीं सका कि ये कोई इत्र है या फूलों का खुशबू है या फिर कोई अगरबत्ती का अब ये महक है। मैं समझ नहीं पाया था। बड़ा अजीब ढंग का वो खुशबू मेरे नाकों में चढ़ रहा था। अब मेरे पास में तो अब आराम करना था। मैडम ना जाने कब आती, अभी तो दोपहर का टाइम था। मैं आराम करने लगा था। दोपहर में आज जब मैं जगा ना तो शाम हो चुकी थी। अब गांव से आया था लंबी दूरी तय करके, थका हारा था। शाम होते ही अरे मैं इतना लंबा सो गया। सबसे पहले मैं उठ करके अब मैडम के बंगले में गया। दरवाज़ा खुला हुआ था, कार भी खड़ी थी। अब मैं घंटी बजाई तो मैडम जी आई, मुझे देख करके खुश हो गई। आ गए योगेश, बड़े तुम टाइम का एक तरह से पंक्चुअल हो। मैंने कहा कि जी नौकरी करनी है तो टाइम का पंक्चुअल तो हमें होना ही चाहिए, ये मेरा असूल है, मैं इसी सिद्धांत पर चलता हूँ। तब मैडम मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि देखो आज तो कोई विशेष काम नहीं है,
जाओ अपना रूम पर आराम करो। हाँ, कल सुबह में आ जाना, आज फलानी फलानी जगह मुझे जाना है। मैं निश्चित होकर के सबसे पहले ढाबे पर पहुंचा, होटल पे खाना खाया और तब तक रात का 9 बज चुका था। कमरे में आया, लेकिन वो खुशबू थी ना मेरे कमरे में, अब वो गायब हो चुकी थी। अब उस कमरे में ऐसा कोई खुशबू महसूस नहीं हो रहा था और ये चक्कर मुझे थोड़ा सा बेचैन कर रहा था। खैर, मैं डरने वाला चीज़ में से नहीं था। हाँ, भूत प्रेत को जरूर मानता था, लेकिन मैंने भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, इसलिए विश्वास करने में थोड़ा सा हिचकता था कि लोग बाग बताते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मैंने तो आज तक देखा नहीं, तो कैसे यकीन करूं। जब देखूंगा तो अब यकीन जरूर कर लूँगा। खाना खा के आ चुका था, भोजन कर लिया था भरपेट। अब बिस्तर पर गिरते ही नींद आ चुकी थी। जब मेरे रूम का दरवाज़ा खुला ना, वो खुलने में थोड़ा आवाज़ करता था। पुराना दरवाज़ा था, अब एक अजीब से शोर करता था। जैसे ही वो शोर सुनाई पड़ा ना, तो मैं अपना आँख खोल दिया। मैं अपना अब अंदर से रूम लॉक नहीं करता था। जब जैसे ही देख रहा हूँ तो वही लड़की अब मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं उसको देखता रह जाता हूँ, आँखें मिली रहती है, शरीर में वही जैसे करंट बहने लगता है। ना जाने ऐसा क्यों होता था। उस लड़की से आँख मिलाते हुए पूरा शरीर जैसे कम वोल्टेज का बिजली अब मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और सांसें मेरी चलने लगती थी। मैं उसके प्रति बड़ा अजीब सा विचार रखने लगता था और मैं जब बाद में सोचता था ना कि मैं कैसा गंदा विचार रखा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मेरी मैडम की दूर की रिश्तेदार है, मुझे तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अब वो लड़की आकर के अब कमरे के अंदर आ चुकी थी और कुछ देर तक मेरे से नज़रें मिलाती रही। अब फिर मुझे इशारा करने लगी, देखो योगेश, मैं तुम्हें तकलीफ़ दे रही हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम सो रहे थे, मुझे माफ़ करना। तब मैं उठ के खड़ा हो गया रिस्पेक्ट देते हुए कि जी मैडम, कोई काम है क्या? और तब कहने लगी कि हाँ, कहीं चलना है। मैं जरा अब सोच में पड़ गया कि कहाँ चलना है। कहने लगी कि नहीं, अगर तुम राजी हो तो ठीक है और नहीं तो कोई बात नहीं। रात हो रही थी, 12 बजे का टाइम था। मैं घड़ी देख रहा था और ये मैडम कहाँ जाने की बात कर रही थी। मैंने बोला कि मैडम जी, अब कोई साधन तो यहाँ है नहीं, कार तो वहाँ पर है उस कोठी में। कहने लगी कार है ना, मैं कार लेके आई हूँ ना। अब मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे ड्राइवर हो, लेकिन मैं इतना नहीं हूँ। अब तुम्हारी तरह तो मैं कार चला नहीं सकती, कुछ अर्जेंट काम था इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। अब मैं सोची कि तुम्हारा मदद ले लूँ। खैर छोड़ो, तुम सो रहे हो तो सोते रहो। तब मैं कहने लगी नहीं मैडम जी, आप ज़रूर, मैं आपके साथ में चलूँगा, कोई बात नहीं, नींद तो मैं लेता रहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए कहाँ चलना है। मैं तैयार हो गया था। अब उनसे कहने लगा कि बस आप 2 मिनट बाहर निकलिए कि मैं अपने कपड़े बदल लूँ और फिर मैं आपके पास आता हूँ। वो लड़की मेरी बात पर मुस्कुरा गई थी और कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ और फिर बाहर निकला तो कमरे में ताला लटका हुआ था, मतलब कमरे में थी नहीं। और जब मैं गेट की तरफ बढ़ा ना, तो बाहर एक काली रंग की कार खड़ी थी और मैं उस काली कार को देखते, अब बड़ी महंगी कार लग रही थी और उसमें वो अकेले नहीं थी, उसमें एक इंसान भी था और देखने में अब जैसा दाढ़ी बढ़ा हुआ था, देखने में एजेड लग रहा था। ये कौन है? अब वो एक तरह से ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था और वो जो लड़की थी ना, उसके बगल में। अब मैं सोचा कि जब ड्राइवर है तो मुझे अब ये बुलाई क्यों। जैसे ही मैं कार के पास पहुंचता हूं, वो ड्राइवर उतर गया, पीछे सीट पे चला गया। अब जो मैडम थी, वो लड़की थी, अब मुस्कुरा के कहने लगी, योगेश अब संभालो गाड़ी को। मैं बैठ गया। गाड़ी महंगी थी लेकिन मुझे चलाना आता था। गाड़ी स्टार्ट करके और मैं बोलना, कहाँ चलना मैडम? वो कहने लगी, मैं रास्ता बता रही हूँ और तुम चलते रहो। अब सही कहूँ ना कि 1.5 घंटा के बाद हम उस शहर से बहुत दूर आ चुके थे। एक सुनसान जगह पर छोटे छोटे गांव जरूर दिखाई देते थे। आखिरकार एक नदी के किनारे के पास में
अब बोलने लगी गाड़ी रोक दो। देखो योगेश, तुम मेरा इंतज़ार करना, कुछ हम काम से जा रहे हैं, अब कुछ टाइम लग सकता है। और वो साधु जैसा व्यक्ति जो बड़े बड़े दाढ़ी और उसके बाल थे, सफ़ेद कपड़ा पहन रखा था, मुझे तो एक तरह से साधु ही लग रहा था। लेकिन साधु अब मैं मान रहा था नहीं मान रहा था, मन ही मन में, क्या उसके पास में ऐसा कोई ना टीका ना रोड़ी ना कोई माला। हाँ, दाढ़ी जरूर बढ़ी हुई थी, बाल बढ़े हुए थे। तभी मेरा मन कर रहा था कि ये साधु संत होगा। आखिरकार वो भी उतर चुका, वो लड़की भी उतर चुकी थी और वो लोग नदी के किनारे एक पगडंडी पर चले जा रहे थे। अब पूर्णमासी की रात थी, रोशनी भी अच्छी थी। अब मैं गाड़ी में बैठा हुआ अब उनको जाता हुआ देख रहा था। अब वो लोग नजर नहीं आ रहे थे। अब कहाँ गए, किसी के घर में गए या कहाँ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आगे जाकर के अब लंबे लंबे पेड़ दिखाई रहे थे। अब पेड़ के बाद में वो लोग नजर नहीं आए। आधा घंटा बीत चुका था, पौन घंटा बीत चुका था, अब फिर 1 घंटा भी बीत गया। मेरा मन जो था ना, थोड़ा सा बेचैन होने लगा, बोर होने लगा। अब मैं सोचा कि चलो देखते हैं। अब जिधर लोग गए थे मैं उधर ही चल पड़ा था, कार को लॉक करके, चाबी मेरे पास में थी। आखिरकार मैं जब उस नदी के किनारे पहुंचा तो कहीं पर उनका अता पता नहीं था। हाँ, दूर एक गांव जरूर दिख रहा था, लेकिन वहां से काफ़ी दूरी पर था। रात के टाइम में कुछ लाइटें अब नजर आ रही थी। अब मैं सोचा कि ये लोग गए तो कहाँ गए, इतनी रात के आसपास में अब यहाँ पर कोई बस्ती भी नहीं है, ना ऐसा कोई घर दिखाई दे रहा, तो गए कहाँ गए। मेरी नज़रें आसपास में दौड़ रही थी और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, जैसे कोई कुछ बोल रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। और तब मैं ध्यान से देखने लगा तो नदी के तट के पास में 2 लोग मुझे अब एक तरह से दिखाई पड़े, और जिसमें से एक वो लड़की थी और दूसरा वो साधु बाबा जैसे दिखने वाले लोग। अब मैं उनकी तरफ चलने लगा कि ये लोग नदी के किनारे इस टाइम में कौन सा पूजा कर रहे हैं। जब मैं नज़दीक पहुंचा ना, जहाँ से मैं अच्छी तरह से उनको देख सकता था, और तब मैं देख करके बड़ा झटका सा लगा। मैं देख रहा हूँ कि वो जो लड़की है ना, एक मुर्दा जिस्म को, अब ना जाने किस चीज़ का था, जानवर था, इंसान था, या ना जाने पशु था, क्या था, मुझे इतना पता नहीं। वो मुर्दा जिस्म जैसा था और उसको अब एक तरह से सड़ा कड़ा मुर्दा था और उसको अब एक तरह से चीर फाड़ रही थी। और वो जो साधु बाबा जैसे लोग थे कुछ मंत्र को पढ़ रहे थे, उस मुर्दे में से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। जब मैं ये देखा ना तो मैं दहल चुका था, मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी। अरे ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, क्या ये लोग कोई तंत्र मंत्र कर रहे हैं। सही में मुझे बहुत घबराहट हुई थी, मैं बहुत बेचैन हो उठा था वो सब देखने के बाद में। डर गया था। सीधा मैं भागता हुआ कार के पास में आया, सांसें मेरी तेज तेज चल रही थी। आखिरकार मुझे लग रहा था कि मैं गलत जगह पा गया। मुझे बड़ा डर लग रहा था। ये लड़की का वो जो रूप मैंने देखा, उस जानवर था जो भी था उसके साथ ना जाने क्या कर रही थी, और वो साधु बाबा जैसे इंसान कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहा था। ये चल क्या रहा है, वो भी नदी के किनारे। मैं बहुत खौफ में था। मैं कहूँ ना कि कभी मैं तंत्र मंत्र का चक्कर में नहीं पड़ा था, ना मैं कभी भूत प्रेत को कभी देखा था, ना कभी वास्ता अब पड़ा था। लेकिन आज मैंने जो देखा ना, मेरा मन डर चुका था, दहल चुका था। मैं कुछ ही देर वहाँ पे इंतज़ार किया था, तभी वो लोग आते हुए दिख गए। अब सीधा हमारे पास में आए, तब मैंने उस साधु बाबा को देखा कि उसकी आंखें कुछ अलग रोशनी दे रही थी, लाल लाल सी नजर आ रही थी। साधु बाबा जैसे आते ही मेरे पर बिफर पड़ा। तुम वहाँ तक आए थे? जोर से बोलने लगा, डांटने लगा। अब मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। वो लड़की समझा रही थी, अरे छोड़िए ना समझ है, अब इसलिए आ गया, छोड़िए, अब बात को ख़त्म कीजिए। तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, यार योगेश, बात है ना कि हमने एक पूजा रखा था, छोटा सा पूजा, और वो जो पूजा था ना रात के टाइम में हो सकता था। आप घबराओ मत, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है।
साधु बाबा अभी भी गुस्से में थे। मेरी मेरी तरफ लाल लाल आंखों से देख रहे थे, जैसे मुझे जिंदा ही जला कर रख देंगे। उनकी आंखों की रोशनी से मैं काफ़ी खौफजदा हो चुका था। तब लड़की कहने लगी, योगेश गाड़ी में बैठो ना, हम लोग निकलते हैं, ड्राइव करो। कांपते हाथों से मैं स्टीयरिंग पर बैठा हुआ था। मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी थी। अब मैं जैसे तैसे गाड़ी को बढ़ाया। आखिरकार हम कोठी पर पहुंच गए थे। अब वो लड़की कहने लगी, योगेश अब आप उतर जाओ, जाके आराम करो और हमारी चिंता मत करो, हम तो जा रहे हैं अभी, अब कल आपसे मुलाकात होगी। और इतना कह कर के वो साधु बाबा जो पीछे बैठे हुए थे, अब वो स्टीयरिंग संभाल चुके थे। गाड़ी स्टार्ट हो गई और वो लड़की भी उसी गाड़ी में रवाना हो चुकी थी। मैं जाते हुए देखता रहा। जब लाल बत्ती नजर आई और जब वो दिखनी बंद हो गई, तब मुझे इससे होश आया था। मैं सीधा अपने कमरे में गया, डरा हुआ था। हे ईश्वर, ये मैंने आज क्या देखा? ये लड़की कौन सी पूजा करने जा रही थी रात को? ये कर क्या रही थी किसी लाश के साथ में? मैं वाकई में खौफजदा था। अब कब मुझे नींद आ गई मुझे पता भी नहीं चला। जब मुझे पता चला ना, तो मेरी बगल में कोई लेटा हुआ था, मेरे शरीर से खेल रहा था। जैसे ही मेरी आंख खुली, एहसास हुआ, और तब मैं अपनी आंखें खोल कर देखता हूँ तो उसी लड़की का मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देता है। उसकी सांसें तेज तेज चल रही है और मैं तो जैसे सदमे में आ चुका था। और लड़की जान गई कि मैं जाग चुका हूँ। और तब वो मुझसे कहने लगी, सो जाओ योगेश, सो जाओ, अभी तो रात बाकी है, अभी तो रात बाकी है। उसकी बातों में ना जाने कौन सा जादू था कि मेरी आंख बंद होती चली गई। आखिरकार जब मैं नींद से जागा, या फिर यूं कहूं कि मैं बेहोशी से उठा, तो सुबह अब हो चुका था। दिन चढ़ रहा था। सूरज का रोशनी अब उस कोठी में दाखिल हो चुका था। मैं समय देख रहा हूं तो सुबह के 8 बज रहे हैं। अपने आप को देख रहा हूं तो मेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। और वो जो पलंग था ना, फूलों से भरा हुआ था। छोटे छोटे बड़े बड़े फूल, खुशबू वाले फूल अब उस पलंग पर बिखरे हुए थे, कुछ जमीन पर भी गिरे हुए थे। और वाकई में मैं ये सब देख करके बौखला चुका था, डर चुका था। और मेरे घर में एक छोटा आईना था जिसे मैं कभी कभी अपने आप को संवार लेता था। जैसे तैसे मैं अपने आईने के पास पहुंचा। मुझे लग रहा था कि मेरे अब चेहरे पर कोई चीज़ पुता हुआ है। और जब मैं देख रहा हूं ना उस आईने में, तो मेरे चेहरे पर जैसे गाढ़ा गाढ़ा चीज़, जैसे सिंदूर की तरह पूरे चेहरे पर रगड़ा हुआ है। लाल लाल चेहरा हुआ पड़ा है। मैं कहूँ ना कि मेरे तो होश उड़ चुके थे। अब ऐसा कर रहा था कि बस मेरे प्राण कहीं ना निकल जाए। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। मैं इतना अब एक तरह से डर चुका था। एक तो रात का वो किस्सा जो नदी के किनारे हुआ था, जो मैंने देखा था, और ऊपर से ये लड़की कब मेरे कमरे में आ चुकी थी, मेरे साथ वो एक तरह से हम बिस्तर कर चुकी थी। और फिर ही मेरे चेहरे पर ये लाल रंग क्यों पुती हुई थी? मैं खौफ में आ चुका था, डर चुका था। अब सही कहूँ ना कि सुबह का 8 बज रहा था। जैसे तैसे मैं अपने आप को संभाला। फिर मैं जल्दी जल्दी नहा धो करके अपना वो रंग फंग उतारा जो चेहरे पर अब लगा हुआ था, कपड़े पहने। जब मैं बाहर निकला ना, तो मैं सोच लिया था कि नहीं, इस घर में तो मैं रुकूंगा नहीं। जब मैं देखने लगा कि वो घर खुला है, तो वो घर बंद था। मैं अब उस घर से निकल चुका था, बाहर का गेट लॉक करके, और सीधा मैं अब अपने मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। मैडम के घर पहुंच गया था। जब मैं घंटी बजाया ना, तो मैडम ने दरवाज़ा खोल दिया। मुस्कुराते हुए कहने लगी, हाँ योगेश, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है आज? मैं बहुत कुछ बताना चाहता था। मैडम से मैं कोई चीज़ छिपाना नहीं चाहता था। और मैं उस टाइम तो कुछ नहीं बोला। जब हम ड्राइंग रूम में चले गए, हम मैडम ने इशारा किया कि हाँ बैठ जाओ, पानी पी लो योगेश, तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? और तब मुझसे रहा नहीं गया। मैं कहने लगा कि देखिए मैडम जी, अब मैं शुरू से लेकर के उस लड़की के बारे में बताने लगा कि देखिए वो मुझे अब नदी किनारे ले गई थी। अब मैं जब सब कुछ देखा ना, तो मैं एक तरह से डर चुका था।
दहल चुका था। आम इंसान ऐसा कोई काम नहीं करते। जो जो मैं बता रहा था ना, मैडम का चेहरा थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा था। जो चेहरे पर उनको मुस्कान हमेशा रहती थी, वो मुस्कान गायब हो चुकी थी। अब ऐसी मेरी तरफ घूर के देख रही थी। अब फिर मैंने जो अब रात वाला किस्सा बताया कि मैडम जी, वो जो आपकी अब लड़की है, अब वो हमारे कमरे में आ चुकी थी। जब मेरी आँख खुला ना, तो मेरी बगल में लेटी हुई थी। इसके बाद क्या क्या हुआ सब कुछ मैं मैडम जी से बता दिया था। मैडम जी मेरी तरफ घूर के देख रही थी। उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, उनकी जो हमेशा वाली मुस्कान थी वो गायब हो चुकी थी। कुछ पल तक वो चुप रही। अब फिर गिलास से पानी उठा के 2 घूंट पिया। अब मेरी तरफ देखने लगी। और तब उनका अब एक तरह से आवाज़ सुनाई पड़ी। अब मैं तो बस उनसे समझना चाहता था कि क्या है, ये लड़की का खेल क्या है, कौन है लड़की, मैडम जी के रिश्ते में क्या लगती है, और मैडम जी उसको किराएदार क्यों रखा हुआ है, सब कुछ जानना चाहता था। तब मैडम कहने लगी, योगेश, मैं जो बात बताने जा रही हूँ ना, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना, घबराना मत, ऐसा कुछ तुम्हारे साथ में विशेष नहीं हुआ है। जब मैडम ने ये बात बोला ना, तो मुझे बड़ा झटका सा लगा था। इतना सब होने के बाद में मैडम जी अभी भी ऐसी बात को समझ नहीं रही थी और कहने लगी, कोई विशेष नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ कोई खतरा नहीं हुआ। उनका कहने का मतलब ये था। मैं तो उनकी तरफ देख रहा था। और तब वो कहने लगी कि देखो योगेश, अब मैंने तुम्हें जानबूझ करके अब रखा था, तुम इस योग्य थे, और तभी मैं अपना ड्राइवर बनाया था। मैं तो खुद ड्राइव करती हूँ, ऐसी बात नहीं, तुम तो देखते हो ना। तो मुझे तुम्हें रखने का मकसद एक ही था। जब वो पूरी बात बताने लगी ना, तो मैं तो दहल चुका था। मेरे तो जैसे हाथ कांप रहे थे। आखिरकार जब उनकी बात खत्म हुई ना, तब मैं कहने लगा कि मैडम जी, मुझे तो माफ़ कर दीजिए। मैं आपके पास में, मैं उस मैडम जी को अब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था, डरते हुए, कि मैडम जी, मुझसे ये नौकरी नहीं हो पाएगा, मैं कर नहीं पाऊंगा। मैडम जी अब मेरी तरफ देख रही थी और कहने लगी कि देखो योगेश, मैं जानती हूँ तुम गरीब परिवार से हो, तुम्हें पैसे की और ज़रूरत है। अभी तुम्हारा घर जो बन रहा है उसमें तो और पैसे लगेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूँगी ना, तुम्हें मैं और पैसे दे रही हूँ। तुम जाओ, कुछ दिनों के लिए अपने घर पर जाओ और अपना घर को सही ढंग से बनाओ और फिर लौट आओ। ये जो काम मैं तुमसे करवा रही हूँ ना, एक इसका मकसद है। और तब वो पूरी बात बताने लगी कि देखो योगेश, मैं तुमसे झूठ बोली थी, मेरे पति विदेश में नहीं रहते, वो एक तरह से मौत उनको अब हो चुकी है, उनको मरे हुए काफ़ी वक्त हो चुका है। मेरे सास ससुर थे और मेरी कोई ज़्यादा विशेष प्रॉपर्टी नहीं है, बस हमारा ये 2 ही घर है। अब इसके बाद में सही कहूँ ना, जब कमाने वाले घर में ना रहे तो घर कैसे चलेगा। मैं एक तरफ से अब मैं बहुत अब अपने आप को अब एक तरह से इतनी गरीब मान रही थी कि जब पैसा ही नहीं घर में हो तो इतना बड़े बंगले में रहने का फ़ायदा क्या है। अब मेरे सास ससुर जो थे ना, मैं तो कई बार कोशिश किया कि इतना बड़ा बंगला की जोत क्या है, इसको बेच देते हैं, दूसरा बड़ा घर बेच देते हैं, लेकिन वो लोग मानते नहीं थे। कहते कि नहीं, ये हमारा पूर्वजों का घर बनाया हुआ है, हम इसको कभी नहीं बेचेंगे, ना तुम्हें बेचने देंगे, जैसे भी है हमें दिन काटना है, काटना पड़ेगा। सही कहूँ ना कि मैं पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गई थी। हाँ, मैं मुझ पर वो दिन मुझे अभी भी याद आता है जब मैं पैसे पैसे के लिए तरसती थी। एक बात मैं बता रही हूँ योगेश, मेरी एक कज़न सिस्टर है और उसकी मौत काफ़ी दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन उसकी जो आत्मा है ना, मेरे आसपास में भटकती थी और उसका शकल मुझसे काफ़ी मिलता जुलता था। ना जाने क्यों मेरे आसपास में चक्कर लगाती रहती थी, कई बार मेरे सपने में आती थी। और तब मैंने अपना दिमाग लगाया कि क्यों ना अपनी बहन को अब एक तरह से उस आत्मा को अब पकड़ा जाए, उसको अपने घर में रखा जाए और उससे धन दौलत की मांग किया जाए। वो आत्मा है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन करेगा कौन। मुझे तो तंत्र मंत्र आता नहीं था, न मैं इस विद्या को जानती थी। और तब मैं तांत्रिकों के पास जाने लगी,
अब बहुत सारे तांत्रिक तो मना कर दिए कि नहीं, ये काम में जोखिम है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन मैं अब एक तरह से जोखिम लेने के लिए तैयार थी। आखिरकार एक तांत्रिक मान गए थे। वह वही तांत्रिक थे जिसे तुमने देखा था उस रात को नदी किनारे। वो जो आत्मा थी, अब एक तरह से पूजा पाठ करके अब उसको बस में कर लिया गया। मैं तो बहुत खुश थी। इसके बाद हमारी बहन की आत्मा हमारी मदद करने लगी थी। जो तांत्रिक उसको आदेश देते थे कि तुम अब एक तरह से इनके बस में हो, आज जो अब ये कहें करना पड़ेगा। तब मैं उससे कहती थी कि मुझे धन दौलत की ज़रूरत है, गरीबी में मेरा जीवन चल रहा है। तब वो कुछ न कुछ ऐसा प्रबंध कर देती थी, कुछ पुराने जेवर, कुछ सोना चांदी ला करके अब दे देती थी, और फिर हमारा जीवन बदलने लगा था। आज सही कहूँ ना, तब से वो आत्मा अब हमारे पास में रहती है। अब हमने वो ठिकाना बना दिया था जिस घर में तुम रहते थे। अब उसमें जो कमरा बंद रहता था, जो मैं कहती थी कि किराए वाला घर है, वो लड़की वो वही आत्मा का घर है। वाकई में मैं सुना ना तो मेरा तो कलेजा कांप उठा था कि देखो, पैसे के लिए, धन दौलत के लिए लोग बाग क्या क्या करते हैं। वो अपनी बहन को, आत्मा को ही अब अपने घर में अब एक तरह से किराए पर रखा हुआ था, जैसा उसने बताई थी। कैसे कैसे लोग झूठ बोलते हैं पैसे के कारण। आज सही कहूँ ना कि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कहने लगा कि मैडम, मुझे अब धन दौलत की ज़रूरत नहीं है, मैं कहीं और नौकरी कर लूँगा, लेकिन इस जगह पर नहीं। तब मुझे लालच देने लगी। जब लालच नहीं माना ना, तब मुझे धमकाने लगी कि देखो, कम से कम 3 महीना तो तुम्हें अब उस घर में रहना पड़ेगा और उस लड़की को तुम्हें झेलना पड़ेगा। उसकी जो डिमांड थी, कोई ऐसा युवक मिले, और वो युवक अब एक तरह से तुम फिट थे, उसके लायक थे, और तब मैंने तुम्हें हायर किया था। अब ये तो काम करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ में बुरा सलूक हो सकता है, फिर तुम्हारा घर जो है बर्बाद हो सकता है, तुम्हारा पिता अब बीमार हो सकते हैं, तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, तुम अपाहिज बन सकते हो। तो सोच लो। बड़ा ही डरावना पल था। आखिरकार मुझे 3 महीना तक उस घर में रहना पड़ा था। वो नौकरी करनी पड़ी थी, लेकिन बदले में उसने मुझे काफ़ी पैसे दिए थे। और इसके बाद जब 3 महीना पूरा हो चुका था, तब मैं उस घर से हमेशा के लिए आज़ाद हो गया था। आज भी मैं सोचता हूँ ना कि मैंने ऐसा क्यों किया था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं उस घर में गया था। अगर मेरे पास में पैसा होता तो मैं भला नौकरी करने के लिए उसे घर में थोड़ी जाता। मेरी मजबूरी थी, मेरा घर का अब ज़रूरत था, तब मैंने उससे 1 लाख रुपये लिया था। वो भी मेरी मजबूरी थी। आखिरकार उन चीज़ों से अब मुझे अब एक तरह से छुटकारा मिल चुका है, और उसके बाद मेरे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी मैं जब याद करता हूँ उस घटना को तो मैं दहल जाता हूँ। आखिर उसने अपनी चचेरी बहन को, आत्मा को कैसे कैद कर लिया था, क्या करती थी, कैसे उससे धन उगाही करती थी, और उसी से उसका कारोबार चलता था। अब वो जो भी उसके खर्चे थे उसी से चलते थे। सास ससुर उसके बाद अब एक तरह से मौत के मुंह में समा गए थे। अब पूरी उसको आज़ादी थी, लेकिन ये जो काम है ना तंत्र मंत्र का, इस कोठी में नहीं, उस जो छोटा वाला कोठी था उसमें क्या करती थी। और वो जो साधु बाबा थे इसका साथ देते थे। लेकिन अब मैं उस जगह से आज़ाद हूँ, और इसके बाद मैं कभी भी मुड़ के उस घर की तरफ नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आप बीती योगेश जी की। ये आप बीती कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई आप बीती है, कोई घटना है, कोई स्टोरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।